एक लड़की अपने घर से अपने पिता के साथ अपने आंटी के साथ मुंबई के लिए रवाना होती, बेहद खुशी मन से। बात खुशी की भी थी क्योंकि इस लड़की का नेवी में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जॉब लग गई थी। अब जाहिर सी बात है, कोई लड़का हो या फिर कोई लड़की हो जो सेना में, नेवी में, आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा हो किसी पोस्ट के लिए, और फाइनली उसकी नौकरी लग जाए और ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, और अगर ज्वाइनिंग करने जा रहा है तो उसकी खुशी उस समय देखने लायक होगी। और ठीक ऐसे ही खुशी के साथ ये लड़की अपने घर दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। और सफ़र करने के बाद जैसे ही मुंबई में पहला कदम रखती है, और मुंबई में पहला कदम रखने के 10 मिनट शायद बीते हो मुश्किल से, इतनी ही देर में इस लड़की के साथ कुछ ऐसा वाकया, कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने के बाद, जिसने भी इस घटना के बारे में उस समय सुना और आज भी जब लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं तो सबके आंखों में न चाहते हुए भी आंसू आ जाते हैं। और मेरा आपसे ये दावा है कि अगर आप बहुत पत्थर दिल नहीं हैं, थोड़ी सी भी इंसानियत, थोड़ी सी भी मानवता आपके अंदर बची होगी, तो इस पूरी कहानी को अगर आप सुनेंगे तो न चाहते हुए भी आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। क्योंकि जब मैंने भी सुना, मैंने भी जाना, तो मेरा भी दिल जो है एक तरह से डाउन हो गया, नम हो गया कि लोग कैसे कैसे काम कर जाते हैं। और इस कहानी में, इस घटना में जो पूरा वाकया हो जाता है, तो जज ने जो कुछ फैसला दिया था, जो बात बोली थी, वो फैसला, वो जजमेंट पूरी दुनिया के इतिहास में अब तक का इकलौता एक ऐसा फैसला है। इससे पहले किसी भी देश में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई फैसला आया नहीं था। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को, इस घटना को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा हाइप बनाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि ये कहानी, ये घटना अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे काम कर देते हैं। और इस घटना में लड़की ने बस एक सवाल पूछा था। वो सवाल जब भी मैं सुनता हूँ, मैंने जब उस सवाल को पढ़ा तो न चाहते हुए भी मेरी भी आंखों में एक तरह से आंसू आ गए। उस लड़की ने बस एक सवाल पूछा था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, आखिर करने वाले ने मेरी कौन सी गलती के लिए ऐसा किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। एक लड़की जिसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसकी वजह से होता है, इन सारी बातों का आज की कहानी में आपको पूरा विवरण मिलेगा। तो टाइम ना लेते हुए अब सीधा कहानी को शुरू करूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस समय लाइव देख रहे हैं 8:30 से 9 के बीच में, तो लाइव चैट में कमेंट करिए, मुझसे बात कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1 मई साल 2013। दिल्ली में एक जगह है नरेला। नरेला की रहने वाली प्रीति राठी, 23 साल लगभग उम्र। घर में एक छोटा भाई, एक छोटी बहन, पिता, माँ, बाकी जैसे हम लोग का परिवार वैसे ही परिवार के साथ लोग रहते थे। प्रीति शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार, हाई स्कूल में टॉप किया, 12th में टॉप किया, और इसके बाद ग्रेजुएशन करते हुए ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी करने लगती है। कई साल तैयारी करती है, घर वालों से कट जाती है। पढ़ाई में इतना ज़्यादा मन लगता कि पढ़ने बैठ जाती तो कई बार खाना खाना भूल जाती। पूरे मोहल्ले में, आसपास के इलाकों में प्रीति की पढ़ाई के लोग मिसालें देते हैं। यहीं से आप इसकी प्रखर बुद्धि का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये पढ़ने जाती थी तो आसपास के मोहल्लों के लोग, एक कहने की बात नहीं, ये बात बाद में आपको खुद पता चलेगी कि पढ़ने में कितनी तेज़ थी, कि आसपास के इलाके के लोग, आसपास के मोहल्ले के लोग इसकी पढ़ाई की मिसालें देते थे कि ये लड़की, जिस लड़के को पढ़ाई के बारे में कुछ सीखना हो, प्रीति से सीखे। अब जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत कर रही थी, घर वाले के लिए एक फ़ख्र की बात थी। और काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब इसकी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के रूप में हो जाती है। पूरा परिवार खुशी से पागल हो जाता है कि उनकी सबसे बड़ी लड़की की सेना में, इंडियन नेवी में जॉब लग गई। घर वाले काफ़ी धूमधाम से इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। और फाइनली 2 तारीख को इन्हें ज्वाइन करना था, इसलिए 1 मई को दिल्ली के रेलवे स्टेशन से प्रीति, उसके पिता, उसकी आंटी, पिता का नाम अमर सिंह राठी, और आंटी जो थी सुनीता, ये तीनों लोग प्रीति को लेके मुंबई के लिए रवाना होते हैं। क्योंकि प्रीति इससे पहले दिल्ली से बाहर कहीं गई नहीं थी, तो घर वालों ने उसे अकेला भेजना ठीक नहीं समझा। अब ट्रेन में ये लोग बैठते हैं, टाइम पे बैठ जाते हैं, ट्रेन भी टाइम पे थी। ट्रेन खचाखच लोगों से भरी हुई थी, लेकिन इन्होंने रिजर्वेशन लिया था तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। ये अपनी सीट पे बैठते हैं, सफ़र शुरू होता है। अब इसी सफ़र के दौरान एक लड़का ऐसा भी था जिसने अपने मुंह को किसी गमछे से, किसी कपड़े से कवर किया हुआ था, और सर पे टोपी लगाई हुई थी। फेस इतना ज़्यादा कवर था कि कोई भी उस लड़के को
उस चेहरे को पहचान नहीं पा रहा था, ना ही देख पा रहा था कि लड़का कौन है। बहरहाल किसी को कोई मतलब भी नहीं था, लोग अपने काम में बिजी थे। प्रीति भी अपने नए सफ़र के लिए अपने पिता से, अपनी आंटी से एक्साइटमेंट में बातें कर रही थी, एक दूसरे से हाल चाल लिया जा रहा था। सारी चीज़ें हो रही थी कि वहाँ पे तुम्हें ऐसे रहना है, ऐसे रूम लेना है, अकेली जा रही हो। तो पिता काफ़ी चीज़ें समझा भी रहा था। अब कुछ देर बाद प्रीति को वॉशरूम जाना था। प्रीति वॉशरूम के लिए उठती है। अब उठने के बाद प्रीति देखती है कि जो लड़का मुंह पे कुछ बांधा हुआ था वो प्रीति के पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रीति को आम बात लगती है। प्रीति वॉशरूम जाती है, निकल के आती है और अपनी सीट पे बैठ जाती है। लड़का फिर इसके पीछे पीछे आके इसकी सीट के थोड़ी दूर पे खड़ा होता है। फिर कुछ देर बाद प्रीति वॉशरूम जाती है, वो फिर आके पीछे पीछे जाता। लेकिन ना उस लड़के ने प्रीति को कुछ कहा, ना कुछ बोला, ना कहीं छूने की कोशिश की, ना कोई गलत इरादा दिखाया। प्रीति भी इस चीज़ को इग्नोर करती है। और फाइनली 1 तारीख को यह सफ़र शुरू हुआ था। 2 तारीख को लगभग सुबह 8 बजे, सुबह का वक्त था जब ट्रेन मुंबई पहुंच जाती है। अब मुंबई पहुंचने के बाद जो प्रीति के पितामह हैं अपनी बेटी को उठाते हैं, कहते हैं कि बेटा उठ जाओ, स्टेशन आ गया और हमारे सफ़र की और ख़ासकर तुम्हारे इस नए जीवन की शुरुआत का वक्त हो गया है। प्रीति, उसकी आंटी और उसके पिता बेहद खुशी मन से स्टेशन पे उतरते हैं और रिक्शे के लिए, ऑटो रिक्शे के लिए जाने लगते हैं। अब जैसे ही प्रीति कुछ दूर जाती है तो प्रीति धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि उसके पिता को, उसकी आंटी को रिक्शा बुक करना था। तो पिता और आंटी 4 कदम आगे प्रीति के चलने लगते हैं। प्रीति पीछे पीछे आ रही, पिता आगे आगे चल रहे हैं। और इतनी ही देर में स्टेशन से मात्र 10 मिनट की दूरी पे ये लोग पहुंचे ही थे। 10 मिनट भी कहना गलत होगा, 10 कदम की दूरी पे पहुंचे थे कि प्रीति के कंधे पे किसी का हाथ पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, इंसान का स्वाभाविक नेचर है, हमारे ह्यूमन बॉडी का ये नेचर है कि अगर हमारे कंधे पे कोई हाथ रखेगा तो हम, जाहिर सी बात है, हम पीछे जरूर पलटेंगे। अब प्रीति के कंधे पे जब हाथ पड़ता है तो प्रीति भी पीछे पलट के देखती है कि कौन है ये जो मेरे कंधे पे हाथ रख रहा है। अब जैसे ही प्रीति पीछे पलटती है, जो लड़का ट्रेन में इसके पीछा कर रहा था, इसके पीछे पड़ा हुआ था, वही लड़का इसके सामने खड़ा था। अब इससे पहले कि प्रीति कुछ बोल पाती, कुछ कह पाती, कुछ समझ पाती, उस लड़के ने प्रीति के चेहरे पे और प्रीति के ऊपर कोई लिक्विड, कोई तरल फेंक देता है और फेंक के वहाँ से भाग जाता है। अब आसपास के लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता कि लड़का कर क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो लिक्विड, वो तरल प्रीति की बॉडी पे पड़ता है, 3 से 4 सेकंड के अंदर ही प्रीति बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और उस तरल के कुछ छींटे प्रीति के अंकल के ऊपर, प्रीति की आंटी के ऊपर, बाकी आसपास के 2 लोगों के ऊपर पड़ते हैं। ये सारे लोग अब डर से तड़पने लगते हैं और प्रीति जमीन पे बेहोश होकर गिर जाती है। और बेहोशी की हालत में भी जैसे हल्का फुल्का होश आता, प्रीति दर्द से करा उठती। अब आसपास के लोग समझ चुके थे कि प्रीति के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया था। अब आसपास के लोग और प्रीति के पिता, प्रीति की आंटी और जो आसपास लोग चल रहे थे, वो सब प्रीति को उठाते हैं। प्रीति का चेहरा कुछ ऐसा हो गया था जिसका मंजर मैं आपको बता नहीं सकता। अब उठाने के बाद कुछ लोग उस सिरफिरे लड़के को पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं और कुछ लोग प्रीति को और उसके अंकल को और जो 1-2 और लोग जिनके ऊपर छींटा पड़ा हुआ था, वो लोग जाते हैं प्रीति और इन सबको लेके स्टेशन मास्टर के केबिन में, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स, ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन प्रीति की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि फर्स्ट एड या फिर ऐसी चीज़ों से प्रीति का इलाज संभव नहीं था। लिहाजा स्टेशन मास्टर अपनी गाड़ी से इनको भाभा हॉस्पिटल के लिए भेज देता है। लेकिन प्रीति की जो हालत थी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि भाभा तक अगर वो जा पाती, इतनी देर में प्रीति की मौत हो सकती थी। इसलिए प्रीति को पास में ही रास्ते में गुरु नानक हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ पे प्रीति को एडमिट कराया जाता है। अब चूंकि ये मामला एक रेलवे स्टेशन पे हुआ था, तो आसपास के सारे लोगों ने देखा था कि एक लड़का कैसे एक लड़की के ऊपर एसिड फेंकता है, फेंकने के बाद भाग जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलती है, फैलने के बाद मीडिया में आती है। आसपास के लोगों ने जिसने भी देखा एक दूसरे से चर्चाएं की, अपने घर पे गए, वहाँ पे कहा, और देखते ही देखते ये पूरा जो मामला है पूरे मुंबई में फैल जाता है। मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में फैलता है और वहाँ से फिर पूरे देश में फैलता है। और उस समय 2013 में एसिड अटैक, ये सारी चीज़ें आमतौर पर बहुत ज़्यादा हो भी रही थी। तो लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ता है कि कैसे लगभग हज़ारों की भीड़ में, स्टेशन पे हज़ारों की भीड़ थी, कोई आदमी इतना ज़्यादा
कॉन्फिडेंस में कैसे हो सकता है कि मैं 1000 लोगों के बीच में किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंकूंगा और सुरक्षित वहां से निकल जाऊंगा, और सुरक्षित वो लड़का वहां से निकल भी जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों का जो गुस्सा था ऐसे लोगों के प्रति इतना ज़्यादा फूट जाता है कि लोग जगह जगह पे धरना देने लगते हैं, जगह जगह प्रदर्शन करने लगते हैं। सोशल मीडिया का जमाना था, चारों जगह ये चीज़ें ट्रेंड करने लगती हैं। अब ये चीज़ें जब सरकार देखती है महाराष्ट्र की, उसकी भी नींव हिलने लगती है कि अगर इस मामले को सुलझाया नहीं गया तो मामला देखते ही देखते दंगे फसाद का रूप ले लेगा। सारे सरकारी कार्यालय बंद होने लगे थे, लोग अपनी जॉब पे नहीं जा रहे थे, जगह जगह चक्का जाम होने लगा था। अब वो लड़का वहां से भाग चुका था, प्रीति होश में थी नहीं, तो मामले की गुत्थी सुलझे कैसे? अब लिहाजा पुलिस रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। तो कैमरे में भी कुछ कैद नहीं हुआ था, चूंकि जो जगह उस लड़के ने चुनी थी वहां पे कैमरे का रेंज जा ही नहीं रहा था। अब पुलिस वाले इंतजार करने लगते हैं प्रीति के होश में आने का। 3-4 दिन बाद प्रीति को थोड़ा बहुत होश आता है, उससे बयान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन होश में आने के बाद प्रीति कुछ देख नहीं सकती थी, क्योंकि एसिड उसकी आंख में पड़ चुका था और उसकी आंखें खराब हो चुकी थी। अब प्रीति होश में आने के बाद भी यहाँ से आप उसके दर्द का अंदाजा लगाइए। जब प्रीति होश में आती है तो एक सीधा सवाल पूछती है डॉक्टर से और अपने पिता से कि ये किसने किया है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, और मेरे चेहरे से पट्टी कब तक हटेगी, मैं कब तक ठीक होंगी, और मेरी जो नौकरी है अगर मैं ज्वाइनिंग करने नहीं पहुंची तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उस बेचारी को ये चीज़ नहीं पता थी कि उसका जो चेहरा है वो पूरी तरह खराब हो चुका है, और अगर वो अपना चेहरा देख लेगी तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब डॉक्टर और आसपास के लोग और उसके पिता उसे झूठा दिलासा देते हैं कि 1-1.5 हफ्ते की बात है, एक ऑपरेशन होगा, उससे तुम्हारी आंख और चेहरा ठीक हो जाएगा। प्रीति इस दिलासे को मान जाती है और दिन काटने लगती है। अब लिहाजा उसके ऊपर एसिड पड़ा था, तेजाब पड़ा था, तो उसे इतनी भयंकर जलन हो रही थी, इतने भयंकर दर्द हो रही थी कि ज़्यादातर टाइम उसे डॉक्टर नींद की गोलियां दिए रहते थे, नशे की गोलियां दिए रहते थे, ताकि वो दर्द, वो तकलीफ उसे झेलना ना पड़े। अब धीरे धीरे इसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। गुरुनानक हॉस्पिटल में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी जिससे इसकी तबीयत में सुधार हो सके, तो इसे वहाँ से मसीना हॉस्पिटल रिफ़र कर दिया जाता है। लोगों में एक उम्मीद थी कि प्रीति जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जो ये काम करने वाला है वो शख्स जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस प्रीति से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है, कोई लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन प्रीति का स्वभाव ऐसा था कि किसी से उसकी ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई लड़का उसे परेशान करता था। तो प्रीति कहती कि मुझे कुछ नहीं पता है किसने किया, और आपसे ज़्यादा तो मैं परेशान हूँ कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। अब पुलिस के पास ना कोई सबूत था, ना किसी पे शक था, और इधर लोगों का जो गुस्सा है वो फूटता रहता है। प्रीति की तबीयत डे बाय डे खराब होती रहती है, क्योंकि जो एसिड था उसके चेहरे के साथ साथ उसके गले पे, उसके सीने पे हर जगह पड़ा हुआ था, और सीने पे पड़ने की वजह से जो अंदर के पार्ट्स थे, एसिड वहाँ तक पहुँच चुका था और अंदर के पार्ट्स को धीरे डैमेज कर रहा था। अब मसीना हॉस्पिटल में भी 1-1.5 हफ्ता रहने के बाद जब उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता और तबीयत डे बाय डे खराब होती, और इधर लोगों का जो गुस्सा था वो फूटता चला जा रहा था, लोग आग बबूले हो चुके थे, और जो भीड़ थी, प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो डॉक्टर्स की टीम थी उसे मसीना हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल रिफ़र कर देती है। अब प्रीति वहाँ एडमिट होती है और धीरे धीरे इसके बोलने की क्षमता भी खराब होने लगी थी, बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि एसिड जो था गले पे भी पड़ा था और अंदर के जो पार्ट्स थे गले के उनको भी गला रहा था। अब जब प्रीति की बोलने की क्षमता खत्म होती है तो प्रीति फिर एक कागज़ और एक कलम मांगती है और 15-20 दिन तक कुछ ऐसी चीज़ें लिखती है जिसे जब मैंने पढ़ा तो सच में सही कहूँ तो आंखों में आंसू आ गए। उसने बस कुछ ही चीज़ें लिखी थी, क्या मेरी नौकरी है या चली गई, दूसरा किसने किया मेरे साथ, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, एक बार उससे मेरी गलती पूछ लो, तीसरा कुछ ऐसा पापा जरूर कर लेना जिससे जो मेरे साथ हुआ मेरे भाई और बहनों के साथ ना हो। ध्यान देने वाली बात है कि जिस लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ उसने अपने पूरे 15-20 दिन के जो भी उसने लिखा कॉपी कलम पे, उसने कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी कि जिसने मेरे साथ किया उसे सजा मिले या फिर कुछ हो। उसकी मासूमियत, उसके रहमदिली का ये जीता जागता सबूत है कि उसने ना कोई सज़ा की फरमाइश की, ना कोई ऐसी बात कही, बस उसने अपनी गलती पूछी और अपने परिवार वालों के लिए सुरक्षा मांगी। अब ये सारी चीज़ें जब चलती रहती हैं और पुलिस पर दबाव पड़ता है
और प्रीति अब बोलने या फिर कुछ पहचानने लायक नहीं थी। तो पुलिस को लगता है कि हो ना हो, अब जो भी सबूत मिलेगा, जो भी गवाह मिलेगा, वो उसी रेलवे स्टेशन से ही मिलेगा। अब चारों तरफ के रेलवे स्टेशन के जो उस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स थे, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। तो सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जब पुलिस को कुछ हाथ नहीं आता और मामला बिगड़ता रहता है, और इधर प्रीति की लगभग 1 महीने बाद 2 जून को दर्द से तड़पते हुए मौत हो जाती है। लोगों का गुस्सा अब सात हुए आसमान पे था, जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगता है, चक्का जाम होने लगता है। तो जो महाराष्ट्र की सरकार है वो ये मामला माफ कीजिएगा, पुलिस वालों से लेके क्राइम ब्रांच के हवाले कर देती है। अब क्राइम ब्रांच आती है और सीसीटीवी कैमरों की जब फिर से जांच करती है, तो लगभग 8 महीने बाद 15 जनवरी 2014, सोचिए 1 मई 2013 की ये घटना है, 2 मई को, और 15 जनवरी 2014 को पुलिस को और क्राइम ब्रांच की टीम को सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसी चीज़ दिखती है जिससे उसका शक दिल्ली के नरेला पे ही जाता है, प्रीति के घर के पास। दरअसल एक शख्स उस कैमरे में तो नहीं कैद हुआ था, कुछ घटना अंजाम देते हुए नहीं कैद हुआ था, लेकिन उसका जो रवैया दिख रहा था सीसीटीवी कैमरे में, बेहद घबराया हुआ था और मुंह को बांधे हुआ था, और भाग के एक ऐसी ट्रेन के पास भी जाता है जो दिल्ली जाती थी। अब पुलिस को लगता है कि हो ना हो, जो करने वाला है वो दिल्ली से ही आया है और इस घटना को अंजाम देके भाग रहा है। तो लिहाजा पुलिस अब दिल्ली जाती है प्रीति राठी के घर के पास और पूरे पड़ोसियों को उठाती है, और उठाने के बाद पूछताछ करती है। और पूछताछ के दौरान एक ऐसा लड़का था जो कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा था, और उसका नाम था अंकुर पवार। पुलिस जब अंकुर से पूछताछ कर रही थी कि प्रीति से तुम्हारा कैसा रिलेशन था, प्रीति से क्या कभी तुम्हारा झगड़ा हुआ, तो जो अंकुर था काफ़ी घबरा रहा था और उसके हाथ पे कहीं ना कहीं जलने का एक निशान भी था। अब पुलिस इन सब मामलों में, खासकर क्राइम ब्रांच की टीम थी, तो इन सब मामलों में काफ़ी ज़्यादा पारखी नज़र रखती है, और क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो इस चीज़ को परख जाती है, भांप जाती है, और भांपने के बाद अंकुर को उठा लेते हुए मुंबई लेके आती है। और वहाँ जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है, तो पूछताछ के दौरान अंकुर जो बात कबूलता है, जो बात बोलता है, वो बात आज भी आगे आप जब सुनेंगे तो ना तो मुझे हजम हुई, ना शायद आपको भी हजम हुई। दरअसल जब अंकुर से पूछताछ की जाती है तो अंकुर कहता है कि हाँ, मैंने ही एसिड फेंका। और एसिड फेंकने की जब उससे वजह पूछी जाती है तो अंकुर बताता है कि प्रीति और मैं बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन प्रीति पढ़ने में बहुत तेज थी और मेरे नंबर उतने अच्छे आते नहीं थे। तो जब जब इसके नंबर अच्छे आते, ये टॉप करते, तो मेरे घर वाले यही कहते कि प्रीति से सीखो। जैसा मैंने आपको कहानी में शुरू में ही बताया कि जब जब प्रीति अच्छे नंबर लाती तो आसपास के लोग अपने बच्चों से कहते कि तुम्हें प्रीति से सीखना चाहिए। और इसी वजह से अंकुर के घर वाले प्रीति के बारे में जब कहते कि तुमको प्रीति से सीखना चाहिए, प्रीति से कुछ चीज़ें सीखो कि कैसे नंबर लाते हैं, कैसे टॉप करते हैं, कैसे आगे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अंकुर के मन में एक जलन की भावना बैठ गई थी। और जब इसके बारे में ये चीज़ पता चली 2013 में कि प्रीति का सिलेक्शन इंडियन नेवी में हो गया है, और इधर अंकुर भी तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरियों की, कंपटीशन एग्जाम्स की, और इसका कुछ हो नहीं रहा था, और घर वाले जब इसे टॉन्ट करते हैं तब इसको लगता है कि अब ना रहेगी प्रीति, ना ही मुझे ऐसे ताने झेलने होंगे। इसके बाद एक दुकान पे जाता है, वहाँ से कहता है कि मुझे सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और मैं तुमसे ढेर सारा सल्फ्यूरिक एसिड लूँगा क्योंकि मुझे कुछ केमिकल प्रयोग करना है, लेकिन इससे पहले तुम मुझे डेमो के रूप में कुछ थोड़ा सा दे दो, 1 लीटर। अब वो दुकान से सल्फ्यूरिक एसिड लेता है, चूँकि डेमो के लिए मांगा था, तो डेमो दुकानदार ने उसे एक च्यवनप्राश के डिब्बे में, हॉर्लिक्स के डिब्बे में वो सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, और ये उस सल्फ्यूरिक एसिड को लेता है और इसे पता था कि 1 मई को प्रीति राठी मुंबई जाएगी। इसी वजह से इसने बिना टिकट बुक किए एक दूसरी बोगी में चढ़ता है। चढ़ने के बाद मुंह वगैरह को बांध लेता है और ट्रेन में ही इंतजार करता है कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं इसके ऊपर फेंक दूंगा, लेकिन ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी जिस वजह से एसिड वो फेंक नहीं पाया, और इधर से उधर डिब्बे बदलता रहता ताकि कोई टीटी से टिकट ना मांग ले। और लास्ट में जब प्रीति उतरती है स्टेशन पे मुंबई के, तो ये एसिड फेंकता है, और फेंकने के बाद भाग के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है जहाँ से दिल्ली की ट्रेन थी। उस ट्रेन को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद घर आता है और घर वालों को बताता है कि मैं उत्तराखंड गया था एग्ज़ाम देने। अब ये बात जब ये कबूलता है और इस मामले का खुलासा होता है, तब लोगों को बस एक चीज़ का इंतजार था कि इसे सज़ा क्या होगी, क्योंकि आपको भी पता है हमारे देश में जो सज़ा का प्रावधान है वो इतना स्लो है
कि शायद अगर कोई 50-60 साल की उम्र में जुर्म कर दे तो सज़ा पाते होने से पहले, सज़ा पा जाने से पहले उस इंसान की उस शख्स की पहले ही मौत हो जाएगी। लेकिन इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाया गया और मात्र 3 साल के अंदर ही लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया वो भी अपने आप में एक नज़ीर है ऐसे लोगों के लिए, और शायद ऐसे फैसले होने भी चाहिए। दरअसल लोअर कोर्ट ने कहा कि इसने जो भी किया वो एक रेप से भी बड़ा अपराध है, क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है तो शायद आप उसे समझा बुझा के, शायद पॉसिबल तो ना हो लेकिन आदमी प्रयास करता है कि उन यादों को, उन गंदी तस्वीरों को वो लड़की भूल जाए और अपने जीवन की नई शुरुआत करे। और कई बार ऐसा हुआ भी है। जैसा मेरा पेशा है, पीछे आप फाइलें देख रहे हैं, कई ऐसे केसेस में देखता रहता हूँ कि लड़कियों के साथ गलत काम हुआ है, लेकिन सज़ा पाने के बाद जब उनके आरोपियों को सज़ा मिल जाती है तो एक सुकून के साथ वो अपने जीवन को एक नए पहलू से शुरुआत करती हैं, अपने जीवन को जीने की कोशिश करती हैं। क्योंकि कई क्लाइंट्स ऐसे मेरे सामने आते हैं, जब उनके आरोपियों को सज़ा मिल जाती है तो फिर वो बधाई देती हैं, कुछ मिठाइयाँ वगैरह खिलाती हैं और लास्ट में अपने जीवन को नए तरीके से शुरुआत करते हैं। हम लोग भी यही समझाते हैं, मेरे पिताजी यही समझाते हैं कि आप शुरुआत कीजिए नए जीवन का, जो होना था हो चुका है। लेकिन अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक हुआ है तो उसका चेहरा वैसे ही पूरी ज़िंदगी रहेगा, और जब जब वो लड़की अपने चेहरे को देखेगी तब तब उसे उस घटना की याद आती रहेगी। और जाहिर सी बात है, कोई भी अपना चेहरा दिन में 2-4 बार तो देख ही सकता है। उसके बाद जज साहब ने कहा कि अगर प्रीति 1 महीने जिंदा रही तो उसके पीछे कारण यही था कि उसने अपना चेहरा नहीं देखा था। अगर प्रीति अपना चेहरा देख लेती तो शायद प्रीति की मौत पहले ही दिन हो जाती, और ये सदमा, ये चीज़ें प्रीति बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। इसीलिए मैं, यानी जज साहब ने कहा, अंकुर पवार को सजाए मौत देता। और ये पूरी दुनिया के इतिहास में, एक देश को छोड़ के पूरी दुनिया के इतिहास में इकलौता ऐसा मामला जिसमें एसिड अटैक पे फांसी की सज़ा हुई हो। और जाहिर सी बात है, जज साहब ने कोई गलत बात नहीं की थी। अगर किसी लड़की के साथ रेप होता तो शायद उस हादसे को कहीं ना कहीं भुला दे, लेकिन एसिड अटैक होने के बाद लड़की पूरी दुनिया से कट जाती है। ये समाज उसे स्वीकार नहीं कर पाता। और जब हाई कोर्ट में मामला जाता है, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, तो हाई कोर्ट के जज ने इस फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन आपकी इस मामले में क्या राय है, कौन सी सज़ा सही थी? क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ खुल के। कौन सी सज़ा सही थी? क्या हाई कोर्ट को सज़ा चेंज करनी चाहिए थी? ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी प्रीति राठी की, और कहानी में कई उतार चढ़ाव के साथ मैंने सुनाई, क्योंकि मन इस कहानी को सुनाने की गवाही नहीं दे रहा था। कई ऐसे मामले आ जाते हैं जो बताने में, जो सुनाने में, लड़की की मासूमियत, लड़की का जो रवैया था इतना ज़्यादा लाइट था, इतना ज़्यादा पोलाइट था, उसे देखते हुए मन द्रवित हो जाता है। कई ऐसे मामले आ जाते हैं हमारे सामने कि जहाँ एक लड़की के साथ या फिर किसी इंसान के साथ इतना गलत होता है, उसके बाद भी बड़ी मासूमियत से सिर्फ अपनी गलती पूछे तो दिल बैठ जाता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए।